पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ azkaban चैप्टर 12 पितृदेव। हैरी जानता था कि हरमाइनी के इरादे अच्छे थे, लेकिन इसके बावजूद वो उससे बड़ा नाराज था। वो कुछ समय तक दुनिया की सबसे अच्छी झाड़ू का मालिक था, लेकिन हरमाइनी की वजह से वो झाड़ू उसके हाथ से चली गई थी। अब तो वो ये भी नहीं जानता था कि वो उस झाड़ू को दोबारा देख भी पाएगा या नहीं। वो अच्छी तरह से जानता था कि फायर बोल्ट में अब तक कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन जादू टोना विरोधी जांचों के बाद जाने उसका क्या हाल होगा। रॉन तो आग बबूला था। जहाँ तक उसका सवाल था, वो ये मानता था कि एकदम नई फायर बोल्ट के पुर्जे पुर्जे खोलकर उसकी जांच करना किसी अपराध से कम नहीं है। पर हरमाइनी अपने काम को सही मानती थी। वो अब भी हॉल में आने से कतराने लगी। हैरी और रॉन जानते थे कि उसने लाइब्रेरी में शरण ले ली होगी, लेकिन उन्होंने उसे मनाने की कोई कोशिश नहीं की। कुल मिलाकर जब नए साल के कुछ समय बाद ही स्कूल के बाकी विद्यार्थी लौट आए और गरुड़द्वार टावर एक बार फिर भीड़ और शोर से भर गया, तो वो खुश हुए। वुड ने टर्म शुरू होने के पहले वाली रात को हैरी से अकेले में बातचीत की। उसने पूछा, क्रिसमस अच्छी रही? फिर जवाब का इंतजार किए बिना ही वो बैठ गया और धीमी आवाज में बोला, मैं क्रिसमस के दौरान सोच रहा था हैरी, पिछला मैच के बारे में। अगर दमपिशाच अगले मैच में भी आ गए, मेरा मतलब है हमारा क्या होगा अगर तुम एक बार फिर। वुड अजीब तरह से वाक्य को अधूरा छोड़ते हुए रुक गया। मैं उसका हल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, हैरी ने कहा। प्रोफेसर लुपिन ने कहा था कि वो मुझे सिखाएंगे कि दमपिशाचों को दूर कैसे भगाना है। शायद वो इसी हफ्ते से सिखाना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा था कि वो क्रिसमस के बाद ये काम करेंगे। अच्छा, वुड के चेहरे की परेशानी कम हो गई। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। मैं सचमुच नहीं चाहता कि तुम्हारी जगह किसी और को खोजी बनाऊं। हैरी, क्या तुमने नई झाड़ू ऑर्डर कर ली? नहीं, हैरी बोला। क्या? तब तो तुम्हें जल्दी से ही काम करना चाहिए। देखो, चीलघाट से होने वाले मैच में तुम उस शूटिंग स्टार पर नहीं उड़ोगे। उसे क्रिसमस के तोहफे में एक फायर बोल्ट मिली थी, रॉन बोला। फायर बोल्ट? नहीं 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 नहीं, तुम मजाक करो। असली फायर बोल्ट? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है ऑलिवर, हैरी ने उदासी से कहा। वो फायर बोल्ट अब मेरे पास नहीं है, उसे जब्त कर लिया गया है। और फिर उसने पूरी बात बताई कि फायर बोल्ट पर इस समय जादू टोने की जांच हो रही है। जादू टोना? उस पर जादू टोना कैसे हो सकता है? सीरियस ब्लैक, हैरी ने थके अंदाज में कहा। लोग मानते हैं कि वो मेरे पीछे पड़ा है, इसलिए मैगोनिगल को लगता है वो मुझे झाड़ू भेज रहा है। वुड ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि एक कुख्यात खूनी उसके खोजी के पीछे पड़ा है, और वो बोला, पर ब्लैक फायर बोल्ट कहाँ से खरीदेगा? वो इस समय छिपा हुआ है ना, पूरा देश उसकी तलाश कर रहा है। ये क्वालिटी क्विडिट सप्लाईज में सीधा जाकर झाड़ू थोड़ी खरीद सकता है। मैं जानता हूँ, लेकिन मैगोनिगल फिर भी उसके पुर्जे पुर्जे खोल देना चाहती है। वुड का चेहरा पीला पड़ गया। मैं बात करूंगा हैरी, मैं उन्हें सही स्थिति बताऊंगा। फायर बोल्ट, असली फायर बोल्ट हमारी टीम में। आखिर हमारी तरह वो भी तो चाहती है कि गरुड़द्वार जीते। मैं उन्हें सही स्थिति बताऊंगा। फायर बोल्ट। वो अगले दिन से क्लासेस फिर शुरू हो गई। कोई भी जनवरी की ठंडी सुबह जंगल के पास 2 घंटे नहीं बिताना चाहता था, लेकिन हैग्रिड ने वहां पर आग जला दी थी। इस आग में सैलेमेंडर्स घूम रहे थे, जिनकी हरकतें देखकर सबको मजा आ गया। विद्यार्थियों ने सूखी लकड़ियां और पत्तियां बटोरकर आग को जलाए रखा। आग पसंद करने वाले सैलेमेंडर्स आग से सफ़ेद हो गए लट्ठों पर ऊपर नीचे घूमते रहे। इसके बजाय ज्योतिष के नए टर्म की पहली क्लास में उन्हें ज़रा कम मज़ा आया। प्रोफेसर ट्रिलॉनी अब उन्हें हाथ पढ़ना सिखा रही थी। उन्होंने हैरी को यह जानकारी देने में ज़रा भी देर नहीं की कि उसके हाथ की जीवन रेखा जितनी छोटी है, उतनी उन्होंने आज तक किसी के हाथ में नहीं देखी। हैरी गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास में जाने को बेताब था। वुड से हुई बातचीत के बाद वो जल्दी से जल्दी दमपिशाच विरोधी प्रशिक्षण लेना चाहता था। जब हैरी ने क्लास के अंत में प्रोफेसर लुपिन को उनका वादा याद दिलाया, तो वो बोले, अरे हाँ, मुझे सोचने दो। गुरुवार की शाम को ठीक 8 बजे। जादू का इतिहास का क्लासरूम इतना बड़ा है कि हम वहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बारे में वो सोच विचार करना होगा कि ये काम करेंगे कैसे। जाहिर है, प्रैक्टिस करने के लिए महल में असली दमपिशाच तो ला नहीं सकते। जब वो गलियारे से होते हुए डिनर करने जा रहे थे, तो रॉन बोला, वो अब भी बीमार दिख रहे हैं, है ना? तुम्हें क्या लगता है उन्हें क्या हुआ? उन्हें पीछे से किसी की अजीब हंसी सुनाई दी। वहाँ पर हरमाइनी थी। वो सूट ऑफ आर्मर के नीचे बैठी अपना बैग दोबारा जमा रही थी। बैग में इतनी किताबें थी कि वो बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। रॉन ने चिढ़कर पूछा, तुम हम पर हंस क्यों रही हो? किसी बात पर नहीं। हरमाइनी ने अपने बैग को फिर कंधे पर टांगते हुए ऊंची आवाज में कहा, नहीं, तुम हंस रही थी। मैंने कहा था लुपिन के साथ क्या गड़बड़ है, और सुनकर तुम हंस रही थी। क्या ये साफ नजर नहीं आता? हरमाइनी ने अपनी समझदारी झाड़ते हुए कहा। रॉन झुंझलाकर बोला, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। अच्छी बात है, नहीं बताऊंगी, हरमाइनी ने घमंड से कहा और चली गई। वो कुछ नहीं जानती, रॉन ने गुस्से में हरमाइनी को घूरते हुए कहा। वो तो सिर्फ ये कोशिश कर रही थी कि हम उससे दोबारा बात करें। गुरुवार की शाम को 8 बजे हैरी गरुड़द्वार के हॉल से निकलकर जादू के इतिहास की क्लासरूम तक गया। क्लासरूम खाली था और वहाँ अंधेरा था। हैरी ने छड़ी से बत्तियां जला दी। 5 मिनट के इंतजार के बाद प्रोफेसर लुपिन भी आ गए। वो एक बड़ा संदूक उठाकर लाए थे, जिसे उन्होंने प्रोफेसर बिन्स की डेस्क पर रख दिया। ये क्या है? हैरी ने पूछा। एक और बहरूपिया है। लुपिन ने अपना चेहरा उठाकर चोगा खोलते हुए देखा।
मैं मंगलवार से पूरे महल में किसी बहरूपिये को ढूंढ रहा था और खुशकिस्मती से ये बहरूपिया मुझे मिस्टर फिल्च की फाइलों वाली अलमारी के अंदर छिपा मिल गया। असली दमपिशाच का सबसे अच्छा विकल्प यही है। तुम्हें देखते ही ये दमपिशाच में बदल जाएगा और तुम इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस के बाद मैं इसे अपने ऑफिस में बंद रखूंगा। मेरी डेस्क में एक ड्रॉअर है जो इसे पसंद आएगा। ठीक है, हैरी ने कहा। वह ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे डरने के बजाय खुश हो रहा हो कि लुपिन ने असली दमपिशाच का इतना अच्छा विकल्प खोज लिया था। तो प्रोफेसर लुपिन ने अपनी छड़ी बाहर निकाली और हैरी को भी ऐसा ही करने का इशारा किया। मैं आज तुम्हें जो मंत्र सिखाने जा रहा हूं वो बहुत ऊंचे स्तर का जादू है, बहुत एडवांस्ड है, सामान्य जादूगरी के स्तर से बहुत ऊंचा। हैरी, इसे पितृदेव सम्मोहन कहा जाता है। ये किस तरह काम करता है? हैरी ने घबरा कर कहा। लुपिन ने कहा, देखो, जब ये ठीक तरह से काम करता है तो इससे एक पितृदेव उत्पन्न होता है जो दमपिशाच विरोधी होता है। पितृदेव तुम्हारी रक्षा करता है और तुम्हारे और दमपिशाच के बीच एक कवच बना देता है। हैरी के मन में अचानक एक तस्वीर आई कि वो हैग्रिड के आकार के किसी व्यक्ति के पीछे दुबका हुआ है और उसके हाथ में एक बड़ा सा मुद्गर है। प्रोफेसर लुपिन ने कहा, पितृदेव एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी है। ये उन्हीं चीज़ों का प्रतिरूप होता है जिन्हें दमपिशाच अपना भोजन बनाते हैं, आशा, खुशी, जीने की इच्छा। लेकिन चूंकि पितृदेव आम इंसानों की तरह निराश नहीं हो सकता, इसलिए दमपिशाच उस पर असर नहीं डाल सकते। मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहूंगा हैरी, हो सकता है ये सम्मोहन तुमसे ना बन पाए क्योंकि ये बहुत एडवांस्ड है। कई योग्य जादूगरों को भी मुश्किल आती है। हैरी ने उत्सुकता से कहा, पितृदेव कैसा दिखता है? हर जादूगर का पितृदेव अलग होता है। और इसे कैसे बनाया जाता है? एक मंत्र से। लेकिन ऐसा तभी होगा जब मंत्र पढ़ते समय तुम अपना पूरा ध्यान किसी बहुत बहुत सुखद याद पर केंद्रित करो। हैरी ने सुखद याद तलाश करने की कोशिश की। निश्चित रूप से डर्सली परिवार में हुई किसी घटना से काम नहीं चलेगा। आखिरकार उसने अपनी पहली झाड़ू की सवारी को याद किया। ठीक है, उसने कहा, और ये याद करने की कोशिश की कि उस समय उसे कैसा लग रहा था, कितना अद्भुत एहसास हुआ था। मंत्र है, पितृदेव संरक्षणम, पितृदेव संरक्षणम। हैरी ने दोहराया, पितृदेव संरक्षणम। अपनी सुखद याद पर अच्छी तरह ध्यान केंद्रित कर रहे हो? हाँ, हैरी ने अपने विचारों को झाड़ू की पहली सवारी पर केंद्रित करने की कोशिश करते हुए कहा। पितृदेव संरक्षतम, नहीं, संरक्षणम, माफ कीजिए, पितृदेव संरक्षणम, पितृदेव संरक्षणम। आखिरकार उसकी छड़ी के किनारे से एक चीज निकली जो सफेद धुएं की लकीर जैसी थी। क्या आपने उसे देखा? हैरी ने रोमांचित होकर कहा। कुछ हुआ था, कुछ तो हुआ था। बहुत बढ़िया, लुपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर ठीक है, दमपिशाच पर इसका अभ्यास करने को तैयार हो? हैरी ने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ते हुए और खाली क्लासरूम के बीच में खिसकते हुए कहा। उसने उड़ने पर अपने दिमाग को केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन रह रहकर कुछ और ही विचार आ रहा था। अब उसे किसी भी पल अपनी माँ की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दे सकती है, लेकिन उसे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, वरना उसे उनकी आवाज़ दोबारा सुनाई दे जाएगी। और वो उसे नहीं सुनना चाहता था, या दरअसल वो सुनना चाहता था। लुपिन ने ढक्कन खोल दिया। संदूक में से एक दमपिशाच धीरे से निकला और उसने अपना नकाब से ढका चेहरा हैरी की तरफ घुमाया। उसने अपने चमकते गिलगिले हाथ से अपना चोगा पकड़ रखा था। क्लासरूम में चारों तरफ की बत्तियां झपकी और फिर बुझ गई। दमपिशाच ने संदूक से बाहर कदम रखा और हैरी की तरफ खामोशी से बढ़ने लगा। उसने एक गहरी, खरखराती, तेज सांस खींची। हैरी को तेज ठंडी लहर का एहसास हुआ। पितृदेव संरक्षणम, हैरी चीखा। पितृदेव संरक्षणम, पितृदेव। लेकिन क्लासरूम और दमपिशाच अब धुंधले हो रहे थे। हैरी एक बार फिर सफेद कोहरे की खाई में नीचे गिर रहा था। अब उसे अपनी माँ की आवाज़ काफ़ी तेज सुनाई दे रही थी। हैरी को नहीं, हैरी को नहीं, रहम करो, मैं कुछ भी करूँगी। दूर हट जाओ मूर्ख औरत, दूर हट जाओ, इसी वक्त हटो। हैरी झटके से एक बार फिर असली दुनिया में आ गया। वो फर्श पर पीठ के बल लेटा था। क्लासरूम की बत्तियां एक बार फिर जल गई थी। उसे पूछने की जरूरत नहीं थी कि क्या हुआ था। माफ कीजिएगा, बुदबुदाते हुए वो बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि उसके चश्मे के पीछे से ठंडा पसीना बह रहा था। तुम ठीक हो? लुपिन ने पूछा। हाँ। हैरी एक डेस्क का सहारा लेकर खड़ा हुआ और उस पर झुक गया। ये लो। लुपिन ने उसे एक चॉकलेट मेंढक पकड़ा दिया। अगली कोशिश से पहले इसे खा लो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये काम पहली बार में कर लोगे। सच तो यह है कि अगर इसे पहली बार में कर लेते तो मुझे बड़ी हैरानी होती। अब तो हालत और बिगड़ती जा रही है, हैरी ने मेंढक का सिर खाते हुए बोला। मैंने अपनी माँ की आवाज़ इस बार और भी तेज सुनी, और उसकी, वोल्डेमॉर्ट की। लुपिन का चेहरा पीला दिखने लगा। हैरी, अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो रहने दो, मैं समझता हूँ। मैं ये करना चाहता हूँ, हैरी ने तेजी से कहा और बचे हुए मेंढक को अपने मुंह में भर लिया। मुझे ये करना ही है। अगर दमपिशाच चील घात वाले मैच में आ गए तो क्या होगा? मैं दोबारा गिरना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हम ये मैच भी हार गए तो हमारे हाथ से क्विडिच कप निकल जाएगा। तो फिर ठीक है,
लुपिन ने कहा। किसी और याद को चुनना चाहिए, सचमुच अच्छी याद, फिर उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हारी पिछली याद ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थी। उस याद को सोचो हैरी, उसमें डूब जाओ। हैरी ने अपने दिमाग पर जोर डाला। फिर वो इस नतीजे पर पहुंचा, जब गरुड़द्वार ने पिछले साल हाउस कप जीता था, वो याद निश्चित रूप से सुखद थी। उसने दोबारा छड़ी पकड़ी और क्लासरूम के बीच में पहुंच गया। तैयार हो? लुपिन ने संदूक के ढक्कन को पकड़ते हुए पूछा। हाँ, हैरी बोला, तैयार। वो अपने दिमाग को गरुड़द्वार की जीत के सुखद विचारों से भर रहा था। साथ ही ये कोशिश भी कर रहा था कि वो इस बारे में ना सोचे कि संदूक खुलकर क्या होगा। चलो, लुपिन ने ढक्कन खोलते हुए कहा। कमरा एक बार फिर बहुत ठंडा और अंधकार में चला गया। दमपिशाच आगे की तरफ लहराया। उसने खरखराती सांस खींची। उसका सड़ा गला हाथ हैरी की तरफ बढ़ा। पितृदेव संरक्षणम, हैरी चिल्लाया। पितृदेव संरक्षणम, पितृदेव सं... सफेद कोहरा उसकी आंखों को धुंधला करने लगा। बड़ी धुंधली आकृतियां अब उसके चारों तरफ हिल रही थी। फिर एक नई आवाज आई, एक आदमी की आवाज जो दहशत में चिल्ला रहा था। लिली, तुम हैरी को लेकर चली जाओ, वो आ गया है। जाओ, भागो, मैं उसे संभाल लूंगा, जाओ। लिली, किसी के द्वारा दरवाजा भड़बड़ाने की आवाज आई। फिर तेज आवाज में एक दरवाजा खुला। ऊंचे सुर में कोई हंस रहा था। हैरी, हैरी, जागो। लुपिन हैरी के चेहरे को थपथपा रहे थे। इस बार तो हैरी को यह समझने में 1 मिनट लग गया कि वो क्लासरूम के धूल भरे फर्श पर लेटा हुआ है। मैंने अपने डैडी की आवाज़ सुनी, हैरी बोला। ये पहली बार है जब मैंने उनकी आवाज़ सुनी है। उन्होंने वोल्डेमॉर्ट से मुकाबला करने की कोशिश की थी ताकि मम्मी को भागने का समय मिल जाए। हैरी को अचानक एहसास हुआ कि उसके चेहरे पर पसीने के साथ साथ आंसू भी थे। उसने अपना चेहरा झुकाकर दुशाले से पूछा और जूते की लेस बांधने का नाटक किया ताकि लुपिन उसके आंसू ना देख पाए। तुमने जेम्स की आवाज़ सुनी? लुपिन ने एक अजीब सी आवाज़ में कहा। हाँ। सूखे चेहरे के साथ हैरी ने ऊपर देखा। आप उन्हें जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ, लुपिन ने कहा। वास्तव में कहें तो हम हॉगवर्ट्स में दोस्त थे। सुनो हैरी, शायद हमें आज रात यहीं रुक जाना चाहिए। ये सम्मोहन ऊंचे स्तर का है। मुझे तुम्हें इतनी मुश्किल में डालने वाली सलाह नहीं देनी चाहिए थी। नहीं, हैरी ने कहा। वो दोबारा उठकर खड़ा हो गया। एक बार और कोशिश करनी है। मैं ज़्यादा सुखद बातों नहीं सोच रहा हूँ, यही असली कारण है। ठहरिए। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। एक सचमुच सुखद याद, एक ऐसी याद जिसे वो एक अच्छा और शक्तिशाली पितृदेव उत्पन्न कर सके। जिस पल हैग्रिड ने पहली बार कहा था कि वो एक जादूगर है और डर्सली परिवार से निकलकर वो हॉगवर्ट्स जाने वाला है, इससे ज़्यादा सुखद याद और कौन सी हो सकती है। जब उसने सुना था कि वो प्राइवेट ड्राइव छोड़कर जाने वाला है तो उसे कितना अच्छा लगा था। ये याद करने की उसने पूरी कोशिश की। फिर वो उछलकर खड़ा हो गया और एक बार फिर संदूक के सामने पहुंच गया। तैयार? लुपिन ने कहा। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वो ये काम मजबूरी में कर रहे थे। सुखद याद पर अच्छे से ध्यान लगाओ, ठीक है? शुरू करते हैं। उन्होंने तीसरी बार संदूक का ढक्कन खोला और उसमें से दमपिशाच निकला। कमरा ठंड और अंधकार में चला गया। पितृदेव संरक्षणम, हैरी कर जा। पितृदेव संरक्षणम, पितृदेव संरक्षणम। हैरी के दिमाग के अंदर की चीख एक बार फिर शुरू हो गई। फर्क ये था कि इस बार ऐसा लग रहा था कि यह किसी बेसुरे वाद्य यंत्र से आ रही हो। ये कभी धीमे कभी तेज हो रही थी। उसे अब भी दमपिशाच दिख रहा था जो रुक गया था। और फिर हैरी की छड़ी के सिरे से एक बड़ी सफ़ेद छाया निकली और उसके और दमपिशाच के बीच में मंडराने लगी। हालांकि हैरी के पैर कांप रहे थे लेकिन वो अब भी खड़ा था। हालांकि उसे मालूम नहीं था कि वो कब तक खड़ा रह पाएगा। हास्यांतरण, लुपिन ने आगे कूदते हुए कहा। जोरदार कड़ाक की आवाज़ हुई और दमपिशाच के साथ हैरी का धुंध भरा पितृदेव भी गायब हो गया। हैरी एक कुर्सी में धंस गया। उसके पैर कांप रहे थे और वो इतनी थकान महसूस कर रहा था जैसे अभी अभी मील भर दौड़ कर आ रहा हो। उसने कनखियों से देखा कि प्रोफेसर लुपिन बहरूपिया को अपनी छड़ी से संदूक में वापस भेज रहे हैं। बहरूपिया उनके सामने पहुंचते ही सफ़ेद गेंद में बदल गया था। बहुत बढ़िया, लुपिन ने हैरी की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। बहुत अच्छे हैरी, निश्चित रूप से बहुत अच्छी शुरुआत थी। क्या हम एक और कोशिश कर सकते हैं? बस एक और? अभी नहीं, एक रात के लिए इतना काफ़ी है। अब उन्होंने हैरी को हनी ड्यूक्स की एक बड़ी सी चॉकलेट पकड़ा दी। पूरी खा लो वरना मैडम पॉम्फ्री मेरी जान के पीछे पड़ जाएगी। अगले हफ्ते इसी समय? ठीक है, हैरी ने देखा। उसने चॉकलेट खाते खाते देखा कि लुपिन उन बत्तियों को बुझा रहे थे जो दमपिशाच गायब होने के बाद दोबारा जल गई थी। तभी उसके मन में विचार आया। प्रोफेसर लुपिन, उसने कहा, अगर आप मेरे डैडी को जानते थे तब तो आप सीरियस ब्लैक को भी जानते होंगे ना? लुपिन पलट गए। उन्होंने तेजी से कहा, और तुम्हारे मन में ये विचार कैसे आया? कुछ नहीं, मेरा मतलब मैं बस ये जानता हूँ कि वो हॉगवर्ट्स में दोस्त थे। लुपिन के चेहरे पर राहत के भाव आ गए। हाँ हैरी, मैं उन्हें जानता था, उन्होंने तनाव भरी आवाज़ में कहा। जब मुझे लगता था मैं उसे जानता था। हैरी, जल्दी से चलते हैं, बहुत देर हो गई है। हैरी क्लासरूम से बाहर निकलकर गलियारे में चलते हुए एक मोड़ पर मुड़ा। फिर वो सूट ऑफ आर्मर के पीछे से चक्करदार रास्ते पर घूमा और चॉकलेट खाने के लिए बैठ गया।
वो सोच रहा था कि उसे ब्लैक का जिक्र नहीं करना था क्योंकि स्पष्ट था कि लुपिन उसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे। फिर हैरी अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लगा। हालांकि उसने ढेर सारी चॉकलेट खाई थी, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि सारी ताकत चली गई है। हालांकि अपने मरते हुए पेरेंट्स के आखिरी शब्द सुनना भयंकर था, लेकिन हैरी ने बचपन के बाद उनकी सिर्फ यही आवाज़ें सुनी थी। उसे लगा कि उसके मन में शायद उनकी आवाज़ सुनने की इच्छा थी, लेकिन अगर उसके मन में ये इच्छा रही तो वह कभी भी सही पुत्रदेव उत्पन्न नहीं कर पाएगा। वो मर चुके हैं, उसने खुद को सख्ती से याद दिलाया। वो मर चुके हैं और उनके आखिरी शब्द सुनने से वो वापस नहीं लौटेंगे। अगर तुम क्विडिच कप जीतना चाहते हो तो बेहतर यही होगा कि खुद को संभाल लो। वो उठकर खड़ा हो गया, अपने मुंह में चॉकलेट का आखिरी टुकड़ा भरा और गरुड़ द्वार के हॉल की तरफ चल दिया। टर्म शुरू होने के एक सप्ताह बाद चीलघात और नागशक्ति का मैच हुआ। नागशक्ति की टीम जीत तो गई, लेकिन बहुत कम अंकों से। वुड के अनुसार गरुड़ द्वार के लिए अच्छी खबर थी, क्योंकि चीलघात को हराने के बाद गरुड़ द्वार दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। इसलिए अब वो अपनी टीम में सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस कराने लगा। इसका मतलब यह था कि लुपिन के दम पिशाच विरोधी क्लासेस को मिलाकर जो 6 क्विडिच प्रैक्टिस से ज़्यादा दम निकालती थी, हैरी के पास सप्ताह में सिर्फ 1 रात बचती थी जिसमें वो अपना होमवर्क कर सकता था। इसके बाद भी उसका तनाव हरमाइनी जितना नहीं था। ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई का बोझ आखिरकार अब उस पर हावी हो गया था। हर रात को बिना नागा किए वो हॉल के एक कोने में दिखती थी। उसकी किताबें कई टेबल्स पर फेंकी रहती थी। अंकों के जादुई महत्व के चार्ट, पुरातन लिपियों की डिक्शनरियाँ, भारी सामान उठाते मगलुओं के चित्र और नोट्स की बहुत सी फाइल्स। वो शायद ही कभी किसी से कहती कि जब भी कोई उसकी पढ़ाई में बाधा डालता तो वो उसे झिड़क देती। वो ऐसा कर कैसे रही है? रॉन ने एक शाम को हैरी से कहा। उस समय हैरी स्नेप के दिए निबंध को पूरा कर रहा था, जो पकड़ में ना आने वाले जहरों के बारे में था। हैरी ने नजरें उठाकर देखा। हरमाइनी किताबों के इतने ऊंचे ढेर के पीछे बैठी थी कि मुश्किल से दिख रही थी। क्या हरमाइनी इतनी सारी क्लासेस में जा कैसे रही है? रॉन ने कहा। आज सुबह मैंने उसे अंकों के जादुई महत्व वाली प्रोफेसर वेक्टर से बात करते सुना था। दोनों कल की क्लास के बारे में बात कर रही थी, पर हरमाइनी वहाँ कैसे हो सकती है? उस समय तो वो हमारे साथ जादुई प्राणियों की देखभाल की क्लास में थी। ये दोनों क्लासेस एक ही समय लगती है, और अर्नी मैकमिलन ने मुझे बताया कि हरमाइनी ने मगलू अध्ययन की एक भी क्लास नहीं छोड़ी, जबकि उस विषय की आधी क्लासेस ज्योतिष के साथ लगती है। और अजीब बात यह है कि उसने ज्योतिष की भी कोई भी क्लास नहीं छोड़ी है। हैरी के पास इतना समय नहीं था कि उस वक्त हरमाइनी के असंभव टाइम टेबल के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करे। उसे दरअसल स्नेप का निबंध पूरा करना था। बहरहाल 2 पल बाद ही उसके सामने एक और बाधा आ गई। वुड आ गया था। बुरी खबर है हैरी, मैं अभी प्रोफेसर मैगोनेगल से फायरबोल्ट के बारे में बात करने गया था। उन्होंने मुझे डांट दिया। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकताएं गलत हैं। वो कह रही थी कि मुझे कब जीतने की ज़्यादा परवाह है, तुम्हारी ज़िंदगी की कम। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि अगर सुनहरी गेंद पकड़ने के बाद फायरबोल्ट तुम्हें फेंक दे तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वुड ने अविश्वास में सिर हिलाया। सच्ची? इस बात के लिए वो मुझ पर चिल्ला रही थी। किसी को भी लगता है जैसे मैंने कोई बहुत भयानक बात कह दी हो। फिर मैंने उनसे पूछा कि फायरबोल्ट को कितने समय तक अपने पास रखेंगे। उन्होंने मुंह बनाकर प्रोफेसर मैगोनेगल की गंभीर आवाज़ की उसने नकल की। जब तक ज़रूरी होगा वुड। मुझे लगता है अब तुम्हें नई झाड़ू का ऑर्डर दे ही देना चाहिए हैरी। कौन सी झाड़ू की किताब के पीछे ऑर्डर फॉर्म है? तुम निम्बस 2001 खरीद सकते हो जैसी मैल्फॉय के पास है। हैरी ने वुड से साफ शब्दों में कह दिया, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीदूंगा जो मैल्फॉय को पसंद है। जनवरी के बाद फरवरी आ गया, लेकिन भयंकर ठंडे मौसम में कोई बदलाव नहीं आया। चीलघात और गरुड़द्वार का मैच करीब आ रहा था, लेकिन हैरी ने अब तक नई झाड़ू का ऑर्डर नहीं दिया था। अब वो रूपांतरण की हर क्लास के बाद मैगोनेगल से फायरबोल्ट के बारे में पूछता था। रॉन उसके पीछे आशा से खड़ा रहता और हरमाइनी चेहरा घुमा लेती थी। जब ऐसा 12वीं बार हो गया तो प्रोफेसर मैगोनेगल ने उसके मुंह खोलने से पहले कहा, नहीं पॉटर, तुम्हें झाड़ू वापस नहीं मिल सकती। अभी हमने अधिकांश शापों की जांच कर ली है, लेकिन प्रोफेसर फ्लिटविक कहते हैं इस पर प्रक्षेपण टोना हो सकता है। जांच पूरी होने पर मैं तुम्हें बता दूंगी, मेहरबानी करके मुझे तंग मत करो। स्थिति और भी बुरी इसलिए क्योंकि हैरी का दम पिशाच विरोधी प्रशिक्षण उतना अच्छा नहीं था जितनी उसे उम्मीद थी। कई हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद भी बहरूपीय दम पिशाच के पास आने पर वो एक धुंधली सफ़ेद छाया ही बना पाता था, और उसका पितृदेव इतना कमज़ोर था कि वो दम पिशाच भगा नहीं पाता था। वो किसी अर्ध पारदर्शी बादल की तरह से बीच में मंडराता रहता। उसे वहाँ रखने में हैरी की हर शक्ति कम होती रहती थी। हैरी को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो इस बात के लिए अपराधी महसूस कर रहा था कि उसके मन में अपने माता पिता की आवाज़ दोबारा सुनने की इच्छा थी। तुम खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हो, प्रोफेसर लुपिन ने चौथी प्रैक्टिस में सख्ती से कहा। 13 साल के जादूगर के लिए धुंधला पितृदेव उत्पन्न करना बहुत बड़ी सफलता है। तुम अब बेहोश नहीं हो रहे हो हैरी। मुझे लगता था कि पितृदेव दम पिशाचों को भगा देगा, हैरी ने निराशा से कहा। इससे वो गायब हो जाएंगे। ऐसा सिर्फ वही पितृदेव करता है जिसके पास अपना शरीर होता है, लुपिन ने कहा। लेकिन तुम इतने समय में बहुत कुछ सीख चुके हो। अगर दम पिशाच तुम्हारे अगले मैच में आते भी हैं तो भी तुम उन्हें दूर रखकर जमीन पर उतर सकते हो। हाँ, आपने तो कहा था कि अगर दम पिशाच ज्यादा हुए तो इस काम में मुश्किल आएगी, हैरी बोला। मुझे तुम पर भरोसा है हैरी, लुपिन ने कहा। ये लो, अब तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। 3 ब्रूमस्टिक्स से कुछ लाया हूँ जो तुमने पहले कभी नहीं चखी होगी।
उन्होंने अपने ब्रीफ केस से 2 बोतलें निकाली। बटर बियर? हैरी ने बिना सोचे समझे बोल दिया। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। लुपिन ने एक आईब्रो उठा ली। हैरी ने झूठ बोल दिया। वो क्या था, हॉग्समीड से रॉन और हरमाइनी मेरे लिए लाए थे। अच्छा, लुपिन ने कहा, हालांकि वो अब भी उसे थोड़ी शक भरी निगाह से देख रहे थे। चलो, चील घात के खिलाफ गरुड़ द्वार की जीत के नाम पर। हालांकि टीचर होने के नाते मुझे किसी हाउस का पक्ष नहीं लेना चाहिए। उन्होंने आंख मारते हुए जल्दी से आगे जोड़ दिया। वो तब तक चुपचाप बटर बियर पीते रहे जब तक कि हैरी ने वो बात नहीं कह दी जिसके बारे में वो कुछ समय से सोच रहा था। सर, दमपिशाच के नकाब के पीछे क्या होता है? प्रोफेसर लुपिन ने सोचते हुए अपनी बोतल नीचे की। देखो, जो लोग सचमुच ये बात जानते हैं वो इस स्थिति में रहते हैं नहीं कि हमें बता सके। दमपिशाच अपना नकाब सिर्फ इसलिए हटाता है जब वो अपने आखिरी और सबसे बुरे हथियार का इस्तेमाल करता है। वो क्या? इसे दमपिशाच का किस कहा जाता है। लुपिन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। दमपिशाच जिसे पूरी तरह नष्ट करना चाहते हैं उसे किस कर लेते हैं। मुझे लगता है कि नकाब के अंदर किसी तरह का मुंह होता होगा, क्योंकि वो अपने जबड़े को अपने शिकार के मुंह पर कसकर जमा देते हैं और उसकी आत्मा चूसकर बाहर निकाल लेते हैं। हैरी को ठसका लगा और उसके मुंह से बटर बियर का घूंट छलक गया। क्या वो मार डालते हैं? अरे नहीं, लुपिन ने कहा, उससे भी बुरा। आत्मा के बिना भी इंसान तब तक जिंदा रह सकता है जब तक दिल और दिमाग काम करता रहे, लेकिन तब खुद के बारे में कोई एहसास नहीं रहेगा, कोई याद नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद इस स्थिति को ठीक करने का कोई उपाय नहीं होता। इंसान बस जिंदा रहता है किसी खाली सीप की तरह, और उसकी आत्मा चली जाती है हमेशा के लिए। थोड़ी और बटर बियर पीने के बाद लुपिन बोले, यही सजा सीरियस ब्लैक का इंतजार कर रही है। आज सुबह ही दैनिक जादूगर में खबर छपी है। मंत्रालय ने दमपिशाचों को अनुमति दे चुका है कि अगर उन्हें उसे पकड़ लिया तो उसे किस कर सकते हैं। हैरी एक पल के लिए तो स्तब्ध रह गया जब उसने सोचा कि किसी की आत्मा उसके मुंह से चूस ली जाए, लेकिन फिर उसने ब्लैक के बारे में सोचा। वही सी लायक है, उसने कहा। तुम्हें ऐसा लगता है? लुपिन ने हल्के अंदाज में कहा। तो क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि किसी को इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? हाँ, हैरी ने आक्रोश भरे स्वर में कहा। कुछ चीज़ों के लिए मिलनी चाहिए। वो लुपिन को उस बातचीत के बारे में बताना चाहता था जो उसने सुनी थी। वो उन्हें बताना चाहता था कि ब्लैक ने उसके माता पिता को कैसे धोखा दिया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे ये भी बताना पड़ता कि वो बिना अनुमति हॉग्समीड गया था। वो जानता था कि लुपिन इस बात को पसंद नहीं करेंगे, इसलिए उसने अपनी बटर बियर खत्म की, लुपिन को धन्यवाद दिया और जादू के इतिहास की क्लासरूम से बाहर चला गया। हैरी अधूरे मन से सोच रहा था, काश उसने सवाल ना पूछा होता कि नकाब के पीछे क्या होता है। इस सवाल का जवाब वाकई बहुत भयानक था। आत्मा निकलते समय कैसा लगता होगा, वो इस दुखद विचार में इतना खोया हुआ था कि वो सीधे प्रोफेसर मैगोनागल से टकरा गया जो सीढ़ियां उतर रही थी। देखकर चला करो पॉटर। सॉरी प्रोफेसर, मैं भी गरुड़द्वार के हॉल में तुम्हें ही ढूंढने गई थी। ये देखो, ये रही तुम्हारी झाड़ू। हमने इस पर सारे मंत्रों और जादू टोनों की जांच कर ली है, लेकिन हमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली। शायद कहीं पर तुम्हारा कोई बहुत अच्छा दोस्त है पॉटर। हैरी का मुंह खुला रह गया। उसे उसकी फायर बोल्ट वापस मिल गई थी और ये पहले जैसी ही शानदार थी। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? हैरी ने धीमे से पूछा। सचमुच प्रोफेसर? सचमुच? प्रोफेसर मैगोनागल ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है शनिवार के मैच से पहले सवारी की आदत डालनी होगी, है ना? और पॉटर, जीतना, वरना हम लगातार 8वें साल भी कप नहीं जीत पाएंगे, जैसा प्रोफेसर स्नेप मुझे कल रात को ताना मार रहे थे। अवाक होकर हैरी फायरबोल्ट को लेकर सीढ़ियां चढ़कर गरुड़द्वार टावर में ले गया। जब वो एक मोड़ पर मुड़ा तो उसने रॉन को तेजी से अपनी तरफ आते देखा। वो जमकर मुस्कुरा रहा था। उन्होंने तुम्हें ये वापस कर दी, बहुत बढ़िया। सुनो, क्या मैं इस पर सवारी कर सकता हूँ कल? हाँ बिल्कुल, हैरी ने कहा। उसका दिल 1 महीने में पहली बार खुश हुआ था। सुनो, हमें हरमाइनी से सुलह कर लेनी चाहिए, वो बस मदद ही तो कर रही थी। हाँ ठीक है, रॉन बोला। वो अभी हॉल में है, पढ़ रही है। वो गरुड़द्वार हॉल की तरफ जाने वाले गलियारे में मुड़े। वहाँ उन्हें नेविल लॉन्गबॉटम दिखा जो सर कैडोगन से विनती कर रहा था। कैडोगन उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। मैंने सारे पासवर्ड लिखे थे, नेविल ने आंसू भरकर कहा, लेकिन वो खो गए। सफेद झूठ बोल रहे हो, सर कैडोगन गरजा और हैरी और रॉन को देखकर बोला। गुड इवनिंग मेरे युवा सैनिकों, आकर इस पागल को जंजीरों में बांध दो, ये जबरदस्ती कमबख्त अंदर घुसना चाहता है। चुप रहो, रॉन ने कहा जब हैरी और वो नेविल के पास आए। मेरे पासवर्ड खो गए, नेविल ने दुखी अंदाज में कहा। मैंने उससे इस हफ्ते के सारे पासवर्ड पूछे थे क्योंकि वो उन्हें बदलता रहता है और जाने हो मैंने उन्हें कहाँ रख दिया। उलूल जुलूल पशोपेश, हैरी ने सर कैडोगन से कहा जो बहुत निराश दिख रहा था। उसने मन मारकर दरवाज़ा खोल दिया। हैरी के अंदर जाते ही हॉल में रोमांच का माहौल बन गया। सबने अपने सिर को उसकी तरफ घुमा दिया। अगले ही पल चारों तरफ भीड़ लग गई। सब लोग उसके फायरबोल्ट को देखकर चिल्ला रहे थे। तुम्हें कहाँ मिली हैरी? हमें इस पर बैठने दोगे? क्या तुमने इसकी सवारी की है हैरी? चील घात के जीतने का चांसेस ही नहीं है, उनके पास तो बस क्लीन स्वीप है, वो भी 7 नंबर। क्या मैं इसे पकड़ सकता हूँ हैरी?
10 मिनट तक फायरबोल्ट चारों तरफ एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमे और सबने इस बात की तारीफ की। जब भीड़ छट गई तो हैरी और रॉन को हरमाइनी दिखने लगी। हरमाइनी एक थी जो उनके पास भाग कर नहीं आई थी। वो पढ़ाई में जुटी थी और जानबूझकर नजरें नहीं मिला रही थी। हैरी और रॉन उसकी टेबल के पास पहुंचे। आखिरकार हरमाइनी ने निगाह उठाकर उनकी तरफ देखा। मुझे वापस मिल गई। हैरी ने मुस्कुराते हुए उसे फायरबोल्ट दिखाई। रॉन बोला, देखा हरमाइनी, मैंने कहा था ना कोई गड़बड़ नहीं है। हो तो सकती थी, हरमाइनी ने कहा। मेरा मतलब अब तो ये तसल्ली हो गई कि ये सुरक्षित है। हाँ, मुझे लगता है, हैरी ने कहा, बेहतर होगा मैं इसे ऊपर रखूं। मैं ले जाता हूँ, रॉन ने कहा। मुझे स्कैबर्स को रैट टॉनिक देना है। उसने फायरबोल्ट ली और उसे ऐसे संभाल कर पकड़ा जैसे वो कांच की हो। फिर उसे उठाकर लड़कों के कमरे तक ले जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। मैं बैठ जाऊँ? हैरी ने हरमाइनी से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, हरमाइनी ने कुर्सी से चर्म पत्रों का ढेर हटाते हुए कहा। हैरी ने भरी हुई टेबल को देखा। वहां अंकों के जादुई महत्व का एक लंबा निबंध रखा था जिसकी स्याही अब भी चमक रही थी। मगलू अध्ययन का निबंध तो उससे भी लंबा था। स्पष्ट करे कि मगलुओं को बिजली की जरूरत क्यों होती है। और फिर उसने पुरातन लिपियों के उस अनुवाद को भी देखा जिस पर हरमाइनी इस समय काम कर रही थी। तुम इतनी पढ़ाई कैसे कर लेती हो? हैरी ने उससे पूछा। जाहिर है, कड़ी मेहनत करके, हरमाइनी बोली। पास से हैरी ने देखा कि वो भी लुपिन जितनी थकी हुई लग रही थी। तुम एक दो विषय छोड़ क्यों नहीं देती? हैरी ने पूछा। उस समय हरमाइनी किताबें उठाकर पुरातन लिपियों की डिक्शनरी खोज रही थी। हरमाइनी हैरान होकर बोली, मैं ऐसा थोड़ी कर सकती हूँ। अंकों का जादुई महत्व बड़ा कठिन विषय लगता है। हैरी ने अंकों के एक बहुत जटिल दिखने वाले चार्ट को उठाकर कहा। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये तो। लेकिन अंकों के जादुई महत्व के बारे में और क्या अच्छी बातें थी ये हैरी कभी नहीं जान पाया। ठीक उसी समय लड़कों के कमरे में एक दबी हुई चीख सुनाई दी। पूरा हॉल खामोश होकर प्रवेश द्वार की तरफ देखने लगा। फिर तेजी से चलते कदमों की आवाज आई जो लगातार पास आती जा रही थी। और फिर रॉन दिखाई दिया। वो एक चादर घसीट कर ला रहा था। देखो, वो चीखा और हरमाइनी की टेबल के पास आया। देखो, वो चीखा और उसने चादर को हरमाइनी के चेहरे के बिल्कुल पास कर दिया। रॉन, क्या? स्कैबर्स, देखो स्कैबर्स। हरमाइनी रॉन से दूर हट रही थी और पूरी तरह बौखला रही थी। हैरी ने उस चादर को देखा जिसे रॉन पकड़े हुए था। उस पर लाल धब्बा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई चीज रखी हुई हो। खून है, रॉन स्तब्ध खामोशी के बीच चीखा। स्कैबर्स मर गया। और तुम जानते हो फर्श पर क्या था? नहीं जानती, हरमाइनी ने कहा। रॉन ने हरमाइनी की पुरातन लिपियों के अनुवाद पर कोई चीज फेंकी जिसे देखने के लिए हरमाइनी कुछ आगे झुकी। लिपियों के अजीबोगरीब आकारों के ऊपर बिल्ली के कुछ लंबे बाल थे।